हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ओटावा के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है बे ओवल माउंट माउंगनई में, जहाँ पे आज का जो मैच हुआ था, दोनों ही सुपर स्मैश के मैचेस जहाँ पे हुए थे उसी ग्राउंड पे ये होने जा रहा है। तो जल्दी से आ जाते हैं मेन जगहों पर और देखते हैं कि क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नोटिस करनी है और किस किस चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा डिपेंड कर सकते हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स 3-2 से अभी पिछड़ रही है। ठीक है। ग्राउंड में भी पिछले सीज़न में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। अगर आपने दोनों टीमों के मैचेस इस सीज़न में फॉलो करे होंगे, आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो 2 मैच खेले हैं दोनों के मैच में वो हारे हैं। लेकिन हार के पीछे की रेसिपी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि उनकी बॉलिंग हद ज़्यादा बुरी हो रही है। मतलब पहले मैच पे भी उन्होंने 200 के ऊपर कंसीड किया। आज के मैच में भी 150 रन का टारगेट था जो 16 ओवर में उन्होंने मतलब करने दिया ओपोनेंट को। तो ये एक इनके लिए प्रॉब्लम हो रही है और बैटिंग में भी ख़ास कुछ कंसिस्टेंसी हमें दिख नहीं रही है। टीम सिफर्ट आज के मैच में चले थे और पिछले मैच में एंटोन डेफचिच, और यही दोनों कुछ हद तक काम करते रहते हैं। अगर हम ओवर द सीज़न परफॉर्मर्स की बात करें, हो सकता है बीच बीच में कोई एक आध परफॉर्मर आ भी जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है। और बॉलिंग तो आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। दूसरी तरफ से ओटावा की बात करी जाए, इनका भी बॉलिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहा था। भले ही वो मैच जीते हैं, लेकिन बॉलिंग बहुत बुरा रहा था। बैटिंग में हैमिश रदरफोर्ड और नील ब्रूम, इसके बाहर अभी तक हमें कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। ल्यू जॉनसन ने एक मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन वो भी थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है। बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं वहाँ से उनके लिए भी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और बॉलिंग इनके लिए भी एक वीक लिंक के तौर पे हमें दिख रहा है। ठीक है। तो कल के मैच में हम दोनों ऐसी टीमों का भिड़न देखने वाले हैं जहाँ पे बॉलिंग एक सवाल पैदा कर रहा है और बॉलिंग को लेकर दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी कॉन्सर्न सी बात है। अगर जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। अच्छा, इस फिक्सचर को हम 2 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ़ेज़ जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने 2 मैच जीते हैं, और उसके बाद एक फ़ेज़ जहाँ पर लगातार ओटागो ने 3 मैचेस जीते हैं। तो पहले अगर हम सबसे पुराने जो 2 मैचेस हैं, मतलब जो 5 मैचेस यहाँ पे लिस्टेड हैं, उनमें सबसे पुराने जो 2 मैचेस हैं आप नोटिस करो। देखो, 156 फॉर 8, कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रन नहीं है। नीचे से जॉश फिली, यहाँ पे इनके रन हैं। बॉलिंग में किसी के विकेट से नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने बड़े ही आराम से चेस कर लिया, जहाँ पर सिफर्ट और डेपचिच के विशाल इनिंग्स थे। डफ़ी का 1 विकेट। डफ़ी कॉन्सिस्टेंटली इस फिक्सचर में विकेट टेकिंग बॉलर के तौर पे आपको दिख जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और मैच फिर से यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स। कुछ रन्स ब्रूम के, कुछ रन्स किचन के, और बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स थे। डफ़ी ने यहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन इस बार बैट्समैनों के नाम बदल गए। डीन ब्राउनिल और डैरल मिचेल जो कि अवेलेबल नहीं है अब इस टीम के होकर। तो ये है 2 मैचेस जहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा था, और दोनों ही मैच पर एक चीज़ जो कॉमन है कि ओटागो की बैटिंग जो है अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है। ना ही इंडिविजुअली ना ही टीम का टोटल अच्छा हुआ था। बॉलिंग भी उतना कुछ खास हुआ नहीं था ऑफ कोर्स, और इसीलिए कुछ खास फाइट बैक वहाँ से भी नहीं कर पाए। अभी आ जाते हैं जब नेक्स्ट फेज़ में, जहाँ पे ओटागो जो है लगातार 3 मैचेस जीती है। ये जो मैच है ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे भिड़े थे। तो 150 बना था। डफ़ी का यहाँ पर भी विकेट था, साथ में स्मिथ और रिप्पन के यहाँ पर 2 विकेट्स थे। बैटिंग से कुछ रन्स ब्राउनिल ने बनाए थे जो स्क्वाड में थे अभी और करंट में भी अवेलेबल हैं। ओटागो ने चेस कर लिया। रन बनाया था रदरफोर्ड ने, और कुछ खास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हैम्पटन के विकेट्स और गिब्सन के 1 विकेट थे। ठीक है। तो ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें यहाँ पर भिड़े थे, और ये मैच ओटागो ने जीता। ठीक है। रदरफोर्ड का कुछ रन्स था, तो यहाँ पे उनके लिए स्टार्ट जो था कुछ अच्छा हो गया था। और उसके बाद अगर हम पिछले सीज़न की 2 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ आपको कंटिन्यू होती दिख पाएगी। ओटागो की बैटिंग और भी अच्छी, लेकिन नोटिस करो इंडिविजुअल स्कोरर की अगर हम बात करें, मतलब अगर हम फैंटेसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो हमें अगर कैप्टन मटेरियल की बात हो तो ये 198 टीम बना रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन स्कोरर्स देखो, बहुत सारे स्कोरर्स हैं। ब्रूम, केली, फॉक्सक्राफ्ट, फिनी। फिनी का इस फिक्सचर में जब भी उन्होंने मौका मिला है उनको, उन्होंने अच्छा करा हुआ है। बॉलरों में से किसी ने 3 विकेट निकाले, किसी ने 4 विकेट निकाले, और यही हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स बने। ठीक है। रन्स भले ही 200 के पास बन गए, लेकिन इंडिविजुअल स्कोरर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर ये जो 4 प्लेयर्स हैं इन्होंने ही मिलाकर 150 के आसपास रन बना दिए, और शायद किसी ने 15-20 रन करके बनाए होंगे, लेकिन इंडिविजुअली किसी ने उतना ज़्यादा स्कोर खड़ा किया नहीं है।
नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स चेज़ नहीं कर पाई। हैम्पटन फिर से यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, स्मिथ के यहाँ पर 5 विकेट, साथ में डफ़ी और ये कुछ बॉलर्स थे। डफ़ी हमेशा ही विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं इस फिक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया। अब नोटिस करो, एक टीम 198 बना रही है, मतलब लगभग 200 के आसपास रन, दूसरी टीम 150 के ऊपर बना रही है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स हैं बॉलर्स। ठीक है, आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स की बैटिंग सही रही थी। सिफर्ट साथ में कोगलैंड के कुछ रन्स थे। स्मिथ, डफ़ी, रिप्पन फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, ओटागो ने चेस कर लिया। लेकिन नोटिस करो, बैटिंग से बड़ा स्कोर सिर्फ केली का आया जो कि 54 था। फिनी ने यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, साथ में रदरफोर्ड और ब्लूम के कुछ रन थे। मतलब सारे ही बैट्समैनों ने यहाँ पे अच्छा इनिंग्स खेला, तो तब जाके ये टोटल जो है बड़े ही आराम से मतलब चेज़ हो गया। 4 विकेट के नुकसान पर ही चेज़ हो गया, आराम से तो नहीं लेकिन चेज़ हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पर, आप नोटिस करो कि रन्स काफ़ी बनते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कमी नज़र आएगी। जो जिस रेट से टोटल बने हैं इस फिक्चर में, 198, 179, 185, आपको लगा होगा कि कोई तो बड़ा इनिंग्स आया होगा, लेकिन बहुत बड़ा इनिंग्स आया नहीं है। ठीक है, ये एक इनिंग्स में सिफर्ट, यहाँ पर केली, ये जो 50-50 स्कोर्स 50-50 कुछ बनाए थे। यहाँ पर कार्टर का 55, और ऊपर आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर सिफर्ट ने 2 अर्धशतक सिफर्ट के नाम है वैसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और एक ही इनिंग्स था डेफचिच का जो एक बहुत बड़ा इनिंग्स था, और यही एक मैच था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैटिंग डोमिनेशन हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि रन्स तो यहाँ पे बने हैं। अगर हम फिक्सचर को 2 फेज़ में यहाँ पर डिवाइड करें, तो एक फेज़ में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का गंदा डोमिनेशन था, और बाकी 3 मैचेस में ओटागो ने जीत हासिल करा है, लेकिन डोमिनेटिंगली कुछ नहीं। और ओटागो की तरफ से स्कोरर्स भले ही बहुत सारे हों, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी मटेरियल उनके बैट्समैनों में से एक भी बार हमें देखने को नहीं मिला है। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हमने नोटिस करे हैं। जेकब डफ़ी कंसिस्टेंटली उनके रन है, टीम सिफर्ट इनके रन हैं, मतलब जेकब डफ़ी के विकेट्स हैं, टीम सिफर्ट के रन्स हैं। एक और बहुत अच्छे पंट हमारे सामने आ रहे हैं, वो है जॉस फिनी। जब भी इनको मौका मिला है, इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। उसके बाद नेथन स्मिथ, माइकल रिप्पन, इन्होंने आखिरी बार जो इस ग्राउंड पे खेला था अच्छा किया था। नेथन स्मिथ यहाँ पर भी 5 विकेट थे, और आखिरी जो मैच हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने विकेट निकाला हुआ था रिप्पन के साथ। एक और पंट हमारे सामने आ रहे हैं, वो है ब्रेट हैम्पटन। ब्रेट हैम्पटन के लिए प्रॉब्लम यही हो रही है कि इनको प्रॉपरली बॉलिंग नहीं दी जा रही है। आज के मैच में एक ही ओवर उन्होंने बॉलिंग करवाया था, डिस्पाइट रन्स पड़े थे बाकी बॉलरों को, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ज़्यादा ओवर नहीं दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि उनसे ज़्यादा ओवर करवाया जाएगा। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि इनको बॉलिंग मिल सकती है कभी भी, आज के मैच में मिली है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर कोई फिटनेस का कंसर्न नहीं हो, तो मुझे लगता है इनको ज़रूर प्रॉपरली बॉलिंग मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो इनके सही हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 विकेट था, यहाँ पर 52, ठीक है, ऐसे कुछ परफॉर्मेंसेस उनके हैं। ठीक है, एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हो, लेटेस्ट जो 3 मैचेस हुए हैं जहाँ पर ओटागो ने जीत हासिल करा है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बैटिंग में हमें काफ़ी नीचे जाना पड़ा है। ठीक है, और नीचे से परफॉर्मेंसेस भी आए हैं। आप नोटिस करो, यहाँ पर 8 विकेट गिरे, नीचे से कोगेलाइन, ऊपर सिफर्ट के रन्स थे। उसके बाद यहाँ पर 155 हुआ, हैम्पटन नीचे से, कार्टर मिडिल ऑर्डर सिफर्ट के, यहाँ पर भी कुछ रन्स थे। उसके बाद 150 फॉर 9, ठीक है, नीचे तक जाना पड़ा, किसी ने रन नहीं बनाया वो अलग बात है। यहाँ पर भी 5 विकेट तक, 5 विकेट खोना पड़ा था, मतलब 7 नंबर तक बैट्समैन जो थे डैरल मिचेल यहाँ पर थे, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ रन्स बनाए। ये एक चीज़ है। ठीक है, ओटागो की तरफ से पहले हाफ में, मतलब पहले जो 2 मैचेस हमने देखे थे, यहाँ पर तो काफ़ी विकेट गिरे थे और कुछ खास परफॉर्मेंसेस आए नहीं थे टॉप ऑर्डर से। लेकिन उसके बाद से हमेशा ही उनके टॉप ऑर्डर में से किसी ने तो रन ज़रूर बनाया है। जैसे कि यहाँ पर रदरफोर्ड, यहाँ पर ब्रूम, यहाँ पर रदरफोर्ड ब्रूम दोनों ही साथ में, केली। अच्छा, केली के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। केली आप देख सकते हैं कि आखिरी 2 मैच में उनके खाते में रन है, एक में 37 और एक में 54। इसके सिवाय भी जो चीज़ बताने लायक है, केली का फॉर्मर ग्राउंड टीम है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब पिछले साल के पहले तक निक केली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के होकर खेलते थे। तो इस टीम के बारे में, इस प्लेयर्स के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में ऑफकोर्स उनको काफ़ी आइडिया होगा। तो आप देख ही सकते हैं, जब भी उन्होंने खेला हुआ है उन्होंने रन बनाया हुआ है। तो ये है सारी चीज़ें हेड टू हेड के बारे में, ये है रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर हम परफॉर्मर्स की बात करें,
तो वही दो नाम आपको दिखेंगे, एंटोन डेवचिच और टिम सीफर्ट। ठीक है, टिम सीफर्ट रिसेंटली उतना खास कुछ कर नहीं पाए हैं एक अर्धशतक के सिवाय, नहीं तो ओवरऑल उनके खाते में भी काफ़ी रन हैं। उसके बाद नील ब्लूम यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट ये रहे हैं, 2 अर्धशतक इनके खाते में भी है, लेकिन पुराने मैचेस हैं जहाँ पर उन्होंने अर्धशतक वगैरह लगाया होगा। बॉलिंग पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर कोई नहीं है, लेकिन ओटागो के होकर जेकब डफी और नेथन स्मिथ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई हुई है। तो ये कुछ नाम है। तो ये है हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री। ठीक है, ट्रेंड या आप जो भी कह लो। अभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये ट्रेंड जो है फॉलोड हो। ठीक है, अगर हम हमारा कॉमन सेंस यूज़ करें कि करंट सिचुएशन क्या चल रहा है और उस हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ही टीमों की बॉलिंग जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। आज के मैच पे भी आपने देखा और ओटागो के मैचेस में भी आपने देखा ही होगा। तो मेरा यही मानना होगा कि जो भी इनफॉर्म बैट्समैन हैं और जो भी ऐसे बैट्समैन हैं जो कि थोड़े बहुत हिट और मिस हैं, लेकिन जिस दिन हिट करते हैं काफ़ी लंबा खेल सकते हैं, ऐसे जो बैट्समैन होंगे ना, ये कल के मैच में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। इनका कोई ट्रेंड नहीं है, ना ही कोई हिस्ट्री है, ये मैं बता रहा हूँ कम्प्लीटली कॉमन सेंस करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस मामले में कौन कौन से बैट्समैन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन ये एक पॉइंट है। अगर आप स्मॉल लीग में 2 कॉम्बिनेशंस बना रहे हो ना, तो एक कॉम्बिनेशन आप मस्त जो है ट्रेंड के हिसाब से या रिकॉर्ड के हिसाब से बनाओ, और दूसरा ये थोड़ा सा कॉमन सेंस या आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप बना सकते हो। और उस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो वो आपको आगे बताता हूँ। ग्राउंड में रिकॉर्ड मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप पिछले मैच में भी, पिछले मैच की वीडियो में भी, टीम सीफर्ट और कुगेलैंड यही है। और अगर बातें करें इस ग्राउंड के बारे में, तो मैंने बताया है कि रिसेंटली यहाँ पर रन थोड़े से कम बनने लगे हैं। बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा रन कम बनता है 150 के भीतर। आज के मैच में भी आपने वही देखा, और चेज़ हो जाता है वो भी हमने देखा है। तो यहाँ पर 150 बना, चेज़ हो गया, विकेट्स पहले इनिंग्स में ज़्यादा गिरे। उसके बाद 156 चेज़ हो गया, 161 चेज़ हो गया। ठीक है, 154 फिर से चेज़ हो गया। और आज का जो मैच हुआ यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला, 148, मतलब रन्स और भी कम बने थे। सिफर्ट साथ में नीचे से हैम्पटन, पेसर्स के साथ स्पिनर के एक एक करके विकेट थे, और वेलिंगटन ने बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पर चेस कर लिया। ऑफकोर्स मतलब ऐसे इनिंग्स आप डेली डेली उम्मीद नहीं रख सकते जैसा इनिंग्स फिन एलन ने खेला, लेकिन फिर भी 16 ओवर में 150 के ऊपर आप कंसीड कर रहे हो, मतलब बॉलिंग कतई आपकी सही जगह पे नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये है सारी चीज़ें ग्राउंड के बारे में भी। रन्स यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट में कम बन रहे हैं कंसिस्टेंटली, आप देख सकते हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड है, बीच बीच में एक आध विकेट स्पिनर्स को मिल रहे होंगे, और चेजिंग कंपैरेटिवली ईजियर हो रहा है। लेकिन मतलब आज का मैच जो था यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इजीली चेज़ हो गया, नहीं तो ओवरऑल हमने देखा है चेज़ में भी थोड़ा इशू हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 19.4 ओवर तक जाना पड़ा, उसके बाद 19 ओवर तक जाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर भी 19.2, यहाँ पर 18.5, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मतलब जल्दी चेज़ कर लिया था वेलिंगटन ने, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग तो करी थी फिन एलन ने। तो ये है सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर से कल के मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग ही करनी चाहेगी। तो जो बैटिंग में प्रायोरिटी वाला चीज़ है ना, वो आप ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं जो भी टीम सेकेंड इनिंग्स में चेज़ करने आ रही है, मतलब सेकेंड इनिंग्स से बैटिंग कर रही है। ठीक है, अच्छा अभी मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको बताता हूँ जो हो सकता है कि ट्रेंड आपके लिए तोड़ दे। अच्छा, स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट में वही प्लेयर्स हैं जो रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बेटर दिख रहे हैं, जैसे कि नील ब्रूम, टीम सीफर्ट, एंटोन डेवचिच, स्कॉट कोगेलाइन, जेकब डफी, माइकल रिपन, नेथन स्मिथ। ये हो गए 7 प्लेयर्स जो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड और अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, अभी बात करते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। देखिए रिकॉर्ड्स बहुत सारे प्लेयर्स के नहीं हैं, लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं, और रिसेंटली इन दोनों टीमों का मैच हो चुका है फोर्थ ट्रॉफी में, तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूं कि उस मैच में जो जो प्लेयर्स ने अच्छा करा था, ठीक है, तो उस हिसाब से हेनरी कूपर, ब्रेट हैम्पटन, इन दोनों ने उस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। और एक और चीज़ जो हुई थी उस मैच में, अच्छा ओटागो दोनों ही मैच फोर्थ ट्रॉफी में जो मैच हुआ था रिसेंटली दोनों टीमों के बीच में हारी थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये, एक मैच में तो बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे थे, और दूसरी मैच में उन्होंने थोड़ा बहुत फाइट बैक करा था, लेकिन वो फाइट बैक हुआ था लोअर ऑर्डर के बैट्समैन माइकल रिपन
और नेथन स्मिथ के ऊपर डिपेंड करके। तो इन दोनों का इम्पोर्टेंस एक और बार आपके लिए ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऑलरेडी आपके टीम में हो ही गए हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स के मामले में इन्होंने रखा है। दूसरा पॉइंट इनके लिए ये है कि रिसेंटली जो मैच हुआ है वहाँ पर इन दोनों ने अच्छा करा है। नेथन स्मिथ ने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। सही है। अच्छा, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ केटन क्लार्क थोड़े से इनकन्सिस्टेंट हैं, लेकिन ये अच्छे फॉर्म पर थे। और क्या पता ओटागो की ख़राब बॉलिंग के सामने ये भी कुछ अच्छा कर जाए। डीन ब्राउनिल भी उस तरह से फॉर्म पे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्कोरर हैं। ठीक है, इनका भी एक बड़ा इनिंग्स ड्यू है। तो इन दोनों में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, स्पेशली अगर चेस कर रही है टीम तब। ठीक है, और हेनरी कूपर तो मैंने बता ही दिए, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। मतलब जब वो उन्होंने खेला था 50 ओवर क्रिकेट में, लेकिन प्रॉपरली बैटिंग मिलनी चाहिए और उस तरह से आज के मैच में कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन अच्छे फॉर्म पर थे और किसी भी दिन ये आपको चौंका सकते हैं अपने अच्छे इनिंग से। फेलिक्स वाकर आज के मैच में खेले थे फिशर के जगह पर, कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो ये एक चेंज फिर से कर सकती है टीम, नहीं तो फेलिक्स वाकर का ही जगह बना रहेगा। ओटावा की तरफ से बात करी जाए तो नील ब्लूम तो आप देख ही रहे हैं, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह सही हैं और कंपैरेटिवली बेटर खेले हैं दोनों मैच में ही। निक केली, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और जो आखिरी हेड टू हेड मैच फोर्थ ट्रॉफी में खेल के आई है दोनों टीमें, वहाँ पर भी निक केली ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। इसके सिवाय नेथन स्मिथ मैंने बता दिया, नेथन स्मिथ मोस्ट प्रोबेबली डेल फिलिप्स को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ये एक हो सकता है। और माइकल रिपन, इनके रिकॉर्ड्स मतलब आखिरी जो फोर्थ ट्रॉफी के मैच हुए थे वहाँ पर उन्होंने अच्छा करा था। अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब ज़्यादा कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है या फिर फोर्थ ट्रॉफी में भी कुछ नहीं करा है, लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो हैमिश रदरफोर्ड आपके लिए बहुत सही ऑप्शन हो सकता है। टीम में तो आप ज़रूर रखेंगे, मैं कह रहा हूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। ठीक है, ये थोड़े से हिट और मिस टाइप प्लेयर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसी बैटिंग बॉलिंग चल रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की। दोनों ही मैच पे जो उनके अगेंस्ट में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन आए हैं, किसी ना किसी ने बड़ा इनिंग्स ज़रूर खेला है। ठीक है, पहले मैच में अगर आपको याद नहीं हो तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जॉर्ज वाकर ने, आज के मैच में फिन एलन ने। ठीक है, तो उस हिसाब से इन दोनों में से मतलब हैमिश रदरफोर्ड या नील ब्लूम में से किसी एक का बड़ा इनिंग्स आ सकता है किसी भी मोमेंट पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो नील ब्लूम ऑफ कोर्स है, फॉर्म के बेसिस पे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हैमिश रदरफोर्ड हाईली इनकन्सिस्टेंट है। लेकिन ये कब बड़ा इनिंग्स खेलेंगे आप कभी भी इनका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बड़ी लीग में जॉश विनी को ट्राई ज़रूर कर लेना, जब भी इनको प्रॉपरली मौके मिले हैं इन्होंने अच्छा करा हुआ है। बॉलिंग की बात करें तो मैकलिनगन ने दोनों ही मैच में एक एक करके विकेट निकाला है, लेकिन हाईली मतलब कॉस्टली रहे हैं और काफ़ी रन दे रहे हैं। इकोनॉमी का नेगेटिव हमेशा ही देखे जा रहे हैं। जेकब डफी पहले मैच में विकेट मिला, एक दूसरे मैच में नहीं। मैट बेकन ने पहले मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई थी, दूसरे मैच में भी विकेट निकाला, लेकिन बहुत मार इनको भी पड़ा। तो ये एक इशू चल रहा है बॉलिंग को लेकर। उनके ये स्पिन डिपार्टमेंट है, रिपन और किचन ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शंस में रह रहे हैं, लेकिन रन से ये भी नहीं बच पा रहे हैं। होपफुली कल के मैच में नेथन स्मिथ के आने से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए इनकी बॉलिंग में। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सिफर्ट और डेपचिच सेफेस्ट टीम में आपको दिख जाएंगे। उसके बाद कोगेलाइन और कटने क्लार्क को काफ़ी लोग अभी भी ले रहे हैं क्योंकि ओपनिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं और थोड़े से इनकन्सिस्टेंट हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोनों टीमों की तरफ से दो प्लेयर, कैटन क्लार्क एक तरफ से और दूसरी तरफ से हैमिश रदरफोर्ड, इनका आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। किसी भी दिन अच्छा कुछ कर सकते हैं और जिस दिन करेंगे ये काफ़ी लंबा जाएंगे। और रिस्क लेना है तो कूपर और ब्राउन में से कोई एक, और हैम्पटन, इनको काफ़ी लोग अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। या तो क्रेडिट इशू की वजह से हो सकता है या फिर स्पेस मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म पर हैं। आज के मैच पर भी जितना मौका मिला था उन्होंने अच्छा करा था। बॉलिंग तो मिली नहीं ज़्यादा, लेकिन उम्मीद रख सकते हैं आप जिस दिन प्रॉपरली मौका मिल जाएगा उस दिन बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं ये। ओटावा की तरफ से नील ब्लूम और कीचन सेफेस्टिक में होंगे, उसके बाद रदरफोर्ड और रिपन। बॉलिंग से डफी, रेनविक थोड़ा नीचे बैटिंग पे आ रहे हैं, नहीं तो अच्छा कर रहे थे ये भी। बाकी बहुत खास कुछ बताने के लिए नहीं है, ना ही इनके रिकॉर्ड्स कुछ अच्छे हैं और ना ही इनका फॉर्म, लेकिन क्योंकि नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं कह रहा था। और यहाँ पर नेथन स्मिथ और बैटिंग में से निक केली, बहुत लोग इनको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, सिलेक्शन परसेंटेज कम होता जा रहा है, लेकिन इनका जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और वैसे भी इनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि आपने देख ही लिया। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना।
उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती है। तो ज्वाइन ज़रूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा इनिशियल स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होगा, आप नोटिस कर सकते हैं। ब्रूम, रदरफोर्ड, केली, रिपन, स्मिथ, डिपचिच और डफ़ी जिनके रिकॉर्ड्स हैं, मैंने सारे प्लेयर्स को रखा है। बाकी ये बॉलर्स मतलब सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से ही है, मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। केटने क्लार्क को मैंने ड्रॉप नहीं किया है इनिशियली, क्योंकि हिट और मिस टाइप हैं ज़रूर, लेकिन जिस दिन चल जाएंगे काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। ओटागो की बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी हो नहीं रही है, तो इसीलिए मैंने सिफर्ट, कटने क्लार्क, डिफचिच को रख लिया है। नंबर 3 पे ब्राउनी रहेंगे, लेकिन बिल्कुल भी फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया है और बाकी के 3 बैट्समैनों को रखा है। बड़ी लीग में कूपर और हैम्पटन, इन दोनों में से दोनों को या कम से कम एक को ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली हैम्पटन का मैं कहूँगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी एक आध ओवर करवा रहे हैं और किसी भी दिन को ज़्यादा बॉलिंग भी मिल सकती है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया फोर्थ ट्रॉफी में इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ था इस टीम के अगेंस्ट में। बड़ी लीग में कोशिश करना रदरफोर्ड और ब्रूम में से किसी एक को ड्रॉप करने का। छोटी लीग में रदरफोर्ड को मिस मत कर लेना, क्योंकि इनका दिन कब आ जाएगा ना आप नहीं बता सकते, और आप देख ही सकते हो नॉर्थ ईस्ट की बॉलिंग कैसी चल रही है, तो इसीलिए। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो टीम सिफर्ट सही ऑप्शन है। ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह सही है इनके, और हमेशा ही कुछ ना कुछ रन्स बनाते हैं। इसके सिवाय रदरफोर्ड और नेथन स्मिथ, ये दोनों बहुत ही डिसेंट पिक हो सकते हैं। नेथन स्मिथ को बहुत लोग कल के मैच में हो सकता है अंडर एस्टिमेट कर दें। स्पेस नहीं होगा, क्रेडिट का इशू नहीं आएगा, लेकिन स्पेस बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे मेजोरिटी ऑफ द जनता, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। और बड़ी लीग में निक केली के ऊपर भी ट्राई करना, ये अपने पुराने घर पे पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं और इनके रिकॉर्ड्स भी डिसेंट हैं। ठीक है, अ, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।